मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली बार जब मैंने मन की बात आपसे की थी तब भूकंप की भयंकर घटना ने मुझे बहुत विचलित कर दिया था। मन बात करना नहीं चाहता था, फिर भी मन की बात की थी। आज जब मैं मन की बात कर रहा हूँ तो चारों तरफ भयंकर गर्म हवा, गर्मी, परेशानियाँ, उसकी खबरें आ रही हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस गर्मी के समय हम अपना तो ख्याल रखें। हमें हर कोई कहता होगा बहुत ज़्यादा पानी पिएं, शरीर को ढाँक करके रखें, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ हम अपने अगल-बगल में पशु पक्षी की भी दरकार करें। ये अवसर होता है परिवार में बच्चों को एक काम दिया जाए कि वो घर के बाहर किसी बर्तन में पक्षियों को पीने के लिए पानी रखें और ये भी देखें वो गर्म न हो जाए। आप देखना परिवार में बच्चों के अच्छे संस्कार हो जाएंगे और इस भयंकर गर्मी में पशु पक्षियों की भी रक्षा हो जाएगी। ये मौसम एक तरफ गर्मी का भी है तो कहीं खुशी कहीं गम का भी है। एग्ज़ाम देने के बाद जब तक नतीजे नहीं आते तब तक मन चैन से नहीं बैठता है। अब सीबीएसई, अलग-अलग बोर्ड एग्ज़ाम्स और दूसरे एग्ज़ाम्स पास करने वाले विद्यार्थी मित्रों को अपने नतीजे मिल गए हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत बधाई। मेरे मन की बात की सार्थकता मुझे उस बात से लगी कि जब मुझे कई विद्यार्थियों ने ये जानकारी दी नतीजे आने के बाद कि एग्ज़ाम के पहले आपकी मन की बात में जो कुछ भी सुना था, एग्ज़ाम के समय मैंने उसका पूरी तरह पालन किया था और उससे मुझे लाभ मिला। खैर दोस्तों, आपने मुझे लिखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपकी सफलता का कारण कोई मेरी एक मन की बात नहीं है। आपकी सफलता का कारण आपने साल भर कड़ी मेहनत की है। पूरे परिवार ने आपके साथ जुड़ करके इस मेहनत में हिस्सेदारी की है। आपके स्कूल, आपके टीचर, हर किसी ने प्रयास किया है, लेकिन आपने अपने आप को हर किसी की अपेक्षा के अनुरूप ढाला है। मन की बात परीक्षा में जाते समय जो टिप मिलती है ना, वो प्रकार की थी, लेकिन मुझे आनंद इस बात का आया कि हाँ, मन की बात का कैसा उपयोग है, कितनी सार्थकता है। मुझे खुशी हुई। मैं जब कह रहा हूँ कहीं गम, कहीं खुशी, बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हुए होंगे। कुछ मेरे युवा मित्र पास तो हुए होंगे, लेकिन हो सकता है मार्क्स कम आए होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो विफल हो गए होंगे। जो उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए मेरा इतना ही सुझाव है कि आप उस मोड़ पर हैं जहाँ से आप अपने कैरियर का रास्ता चुन रहे हैं। अब आपको तय करना है आगे का रास्ता कौन सा होगा, और वो भी किस प्रकार के आगामी शिक्षा का मार्ग आप चुनते हैं उस पर निर्भर करेगा। आम तौर पर ज़्यादातर विद्यार्थियों को पता भी नहीं होता है क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहाँ जाना है, लक्ष्य क्या है। ज़्यादातर अपने सराउंडिंग्स में जो बातें होती हैं, मित्रों में, परिवारों में, यार दोस्तों में, या अपने माँ बाप की जो कामनाएं रहती है उसके आसपास निर्णय होते हैं। अब जगत बहुत बड़ा हो चुका है, विषयों की भी सीमाएं नहीं हैं, अवसरों की भी सीमाएं नहीं हैं। आप जरा साहस के साथ आपकी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के हिसाब से रास्ता चुनिए। प्रचलित मार्गों पर ही जाकर के अपने को खींचते क्यों हो? कोशिश कीजिए और आप खुद को जानिए, और जान करके आपके भीतर जो उत्तम चीज़ें हैं उसको संवारने का अवसर मिले। ऐसी पढ़ाई के क्षेत्र क्यों न चुनें। लेकिन कभी ये भी सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ भी बनूंगा, जो कुछ भी सीखूंगा, मेरे देश के लिए उसमें काम आए, ऐसा क्या होगा। बहुत सी जगह ऐसी है, आपको हैरानी होगी, विश्व में जितने म्यूजियम बनते हैं उसकी तुलना में भारत में म्यूजियम बहुत कम बनते हैं। और कभी-कभी
इस म्यूजियम के लिए योग्य व्यक्तियों को ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परंपरागत रूप से बहुत पॉपुलर क्षेत्र नहीं है। खैर, मैं कोई एक बात पर आपको खींचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि देश को उत्तम शिक्षकों की जरूरत है तो उत्तम सैनिकों की भी जरूरत है, उत्तम वैज्ञानिकों की जरूरत है तो उत्तम कलाकार और संगीतकारों की भी आवश्यकता है। खेलकूद कितना बड़ा क्षेत्र है और खिलाड़ियों के सिवाय भी खेलकूद जगत के लिए कितने उत्तम ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। यानी इतने सारे क्षेत्र हैं, इतनी विविधताओं से भरा हुआ विश्व है। हम जरूर प्रयास करें, साहस करें। आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपके सपने देश के सपनों से भी मेलजोल वाले होने चाहिए। यह मौका है आपको अपनी राह चुनने का। जो विफल हुए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि जिंदगी में सफलता विफलता स्वाभाविक है। जो विफलता को एक अवसर मानता है वो सफलता का शिलान्यास भी करता है। जो विफलता से खुद को विफल बना देता है वो कभी जीवन में सफल नहीं होता है। हम विफलता से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और कभी हम ये क्यों न माने कि आज की आपकी विफलता आपको पहचानने का एक अवसर भी बन सकती है, आपकी शक्तियों को जानने का अवसर बन सकती है और हो सकता है कि आप अपनी शक्तियों को जान करके, अपनी ऊर्जा को जान करके एक नया रास्ता भी चुन लें। मुझे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद आती है। उन्होंने अपनी किताब माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, उसमें अपने जीवन का एक प्रसंग लिखा है। उन्होंने कहा है कि मुझे पायलट बनने की इच्छा थी और बहुत सपना था मैं पायलट बनूं, लेकिन मैं जब पायलट बनने गया तो मैं फेल हो गया, मैं विफल हो गया, नापास हो गया। अब आप देखिए, उनका नापास होना, उनका विफल होना भी कितना बड़ा अवसर बन गया। वो देश के महान वैज्ञानिक बन गए, राष्ट्रपति बने और देश की आणविक शक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि विफलता के बोझ में दबना मत। विफलता भी एक अवसर होती है। विफलता को ऐसे मत जाने दीजिए, विफलता को भी पकड़ के रखिए, ढूंढिए। विफलता के बीच भी आशा का अवसर समाहित होता है। और मेरी खास आग्रहपूर्वक विनती है मेरे इन नौजवान दोस्तों को और खास करके उनके परिवारजनों को कि बेटा अगर विफल हो गया तो माहौल ऐसा मत बनाइए कि वो जिंदगी में ही सारी आशाएं खो दे। कभी-कभी संतान की विफलता माँ बाप के सपनों के साथ जुड़ जाती हैं और उसमें संकट पैदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विफलता को पचाने की ताकत भी तो जिंदगी जीने की ताकत देती है। मैं फिर एक बार सभी मेरे सफल युवा मित्रों को शुभकामनाएं देता हूं और विफल मित्रों को अवसर ढूंढने का मौका मिला है, इसलिए भी मैं इसे शुभकामनाएं देता हूं। आगे बढ़ने का, विश्वास जगाने का प्रयास कीजिए। पिछली मन की बात और आज जब मैं आपसे बीच बात कर रहा हूं, इस बीच बहुत सारी बातें हो गई। मेरी सरकार का 1 साल हुआ, पूरे देश ने उसका बारीकी से विश्लेषण किया, आलोचना की और बहुत सारे लोगों ने हमें डिस्टिंक्शन मार्क भी दे दिए। वैसे लोकतंत्र में ये मंथन बहुत आवश्यक होता है, पक्ष विपक्ष आवश्यक होता है। क्या कमियां रही उसको भी जानना बहुत जरूरी होता है, क्या अच्छाइयां रही उसका भी अपना एक लाभ होता है। लेकिन मेरे लिए इससे भी ज्यादा गत महीने की 2 बातें मेरे मन को आनंद देती हैं। हमारे देश में गरीबों के लिए कुछ न कुछ करने की मेरे दिल में हमेशा एक तड़प रहती है। नई नई चीज़ें सोचता हूँ, सुझाव आए तो उसको स्वीकार करता हूँ। हमने गत मास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा की 3 योजनाओं को लॉन्च किया। उस योजनाओं को अभी तो 20 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, शायद ही हमारे देश में सरकार पर भरोसा करके, सरकार की योजनाओं पर भरोसा करके इतनी बड़ी मात्रा में सामान्य मानवी उससे जुड़ जाए। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है
कि सिर्फ 20 दिन के अल्प समय में 8 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों ने इन योजनाओं में अपना नामांकन करवा दिया, योजनाओं में शरीक हो गए। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ये हमारा बहुत अहम कदम है और उसका बहुत लाभ आने वाले दिनों में मिलने वाला है। जिनके पास अब तक ये बात न पहुंची है, उनके मेरा आग्रह है कि आप फायदा उठाइए। कोई सोच सकता है क्या, महीने का 1 रुपया, 12 महीने के सिर्फ 12 रुपये और आपको सुरक्षा बीमा योजना मिल जाए। जीवन ज्योति बीमा योजना रोज का 1 रुपये से भी कम, यानी साल का 330 रुपया। मैं इसीलिए कहता हूं कि गरीबों को औरों पर आश्रित न रहना पड़े, गरीब स्वयं सशक्त बने, उस दिशा में हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। और मैं तो एक ऐसी फौज बनाना चाहता हूं, और फौज भी मैं गरीबों में से ही चुनना चाहता हूं। और गरीबों में से बनी हुई मेरी ये फौज गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, गरीबी को परास्त करेगी। और देश में कई वर्षों का ये हमारे सर पर एक बोझ है, उस गरीबी से मुक्ति पाने का हम निरंतर प्रयास करते रहे और सफलता पाएंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जिससे मुझे आनंद आ रहा है, वो है किसान टीवी चैनल। वैसे तो देश में टीवी चैनलों की भरमार है, क्या नहीं है। कार्टून की भी चैनलें चलती हैं, स्पोर्ट्स की चैनल चलती है, न्यूज़ की चलती है, एंटरटेनमेंट की चलती है, बहुत सारी चलती हैं। लेकिन मेरे लिए किसान चैनल महत्वपूर्ण इसलिए कि मैं इससे भविष्य को बहुत भली भांति देख पाता हूँ। मेरी दृष्टि में किसान चैनल एक खेत खलिहान वाली ओपन यूनिवर्सिटी है। अरे ऐसी चैनल है जिसका विद्यार्थी भी किसान है और जिसका शिक्षक भी किसान है। उत्तम अनुभवों से सीखना, परंपरागत कृषि से आधुनिक कृषि की तरफ आगे बढ़ना। छोटे छोटे जमीन के टुकड़े बचे हैं, परिवार बड़े होते गए, जमीन का हिस्सा छोटा होता गया, और तब हमारी जमीन की उत्पादकता कैसे बढ़े, फसल में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जाए, इन बातों को सीखना समझना जरूरी है। अब तो मौसम को भी पहले से जाना जा सकता है। ये सारी बातें लेकर के ये टीवी चैनल काम करने वाली है। और मेरे किसान भाइयों बहनों, इसमें हर जिले में किसान मॉनिटर की व्यवस्था की गई है, आप उसका संपर्क जरूर करें। मेरे मछुआरे भाई बहनों को भी मैं कहना चाहूँगा, मछली पकड़ने के काम में जुड़े हुए लोग, उनके लिए भी इस किसान चैनल में बहुत कुछ है। पशुपालन भारत के ग्रामीण जीवन का परंपरागत काम है और कृषि में एक प्रकार से सहायक होने वाला क्षेत्र है। लेकिन दुनिया का अगर हिसाब देखें तो दुनिया में पशुओं की संख्या की तुलना में जितना दूध उत्पादन होता है, भारत उसमें बहुत पीछे है। पशुओं की संख्या की तुलना में जितना दूध उत्पादन होना चाहिए उतना हमारे देश में नहीं होता है। प्रति पशु अधिक दूध उत्पादन कैसे हो, पशु की देखभाल कैसे हो, उसका लालन पालन कैसे हो, उसका खान पान क्या हो। परंपरागत रूप से तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर तरीकों से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और तभी जाकर के कृषि के साथ पशुपालन भी आर्थिक रूप से हमें मजबूती दे सकता है, किसान को मजबूती दे सकता है, पशुपालक को मजबूती दे सकता है। हम किस प्रकार से इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, किस प्रकार से हम सफल हो, उस दिशा में वैज्ञानिक मार्गदर्शन आपको मिले। मेरे प्यारे देशवासियों, याद है ना 21 जून? वैसे तो हमारे इस भूभाग में 21 जून को इसलिए याद रखा जाता है कि ये सबसे लंबा दिवस होता है। लेकिन 21 जून अब विश्व के लिए एक नई पहचान बन गया है। गत सितंबर महीने में यूनाइटेड नेशंस में संबोधन करते हुए मैंने एक विषय रखा था और एक प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और सारे विश्व को अचरज हो गया, आपको भी अचरज होगा, 100 दिन के भीतर भीतर 177 देशों के समर्थन से ये प्रस्ताव पारित हो गया। इस प्रकार के प्रस्ताव में यूनाइटेड नेशन के इतिहास में सबसे ज्यादा देशों का समर्थन मिला, सबसे कम समय में प्रस्ताव पारित हुआ और विश्व के सभी भूभाग इसमें शरीक हुए। किसी भी भारतीय के लिए ये बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है।
लेकिन अब जिम्मेवारी हमारी बनती है। क्या कभी सोचा था हमने कि योग विश्व को भी जोड़ने का एक माध्यम बन सकता है? वसुधैव कुटुंबकम हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना की थी, उसमें योग एक कैटलिक एजेंट के रूप में विश्व को जोड़ने का माध्यम बन रहा है। कितने बड़े गर्व की, खुशी की बात है। लेकिन इसकी ताकत तो तब बनेगी जब हम सब बहुत बड़ी मात्रा में योग के सही स्वरूप को, योग की सही शक्ति को विश्व के सामने प्रस्तुत करें। योग दिल और दिमाग को जोड़ता है। योग रोग मुक्ति का भी माध्यम है, तो योग भोग मुक्ति का भी माध्यम है। और अब तो मैं देख रहा हूं योग शरीर, मन, बुद्धि को ही जोड़ने का काम करे, उससे आगे विश्व को भी जोड़ने का काम कर सकता है। हम क्यों न इसके एम्बेसडर बने? हम क्यों न इस मानव कल्याण के लिए काम आने वाली इस महत्वपूर्ण विद्या को सहज उपलब्ध कराएं? हिंदुस्तान के हर कोने में 21 जून योग दिवस मनाया जाए। आपके रिश्तेदार दुनिया के किसी न किसी देश में अगर रहते हो, आपके मित्र परिवारजन कहीं रहते हो, आप उनको भी टेलीफोन करके बताइए कि वे भी वहाँ लोगों को इकट्ठा कर करके योग दिवस मनाएं। अगर उनको योग का कुछ ज्ञान नहीं है तो कोई किताब लेकर के पढ़ करके भी सबको समझाएं कि योग क्या होता है। एक पत्र पढ़ लें। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमने योग दिवस को सचमुच में विश्व कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, मानव जात के कल्याण के रूप में, और तनावों से जिंदगी से गुजर रहा मानव समूह, कठिनाइयों के बीच हताश निराश बैठे हुए मानव को नई चेतना, ऊर्जा देने का सामर्थ्य योग में है। मैं चाहूँगा कि विश्व ने जिसको स्वीकार किया है, विश्व ने जिसको सम्मानित किया है, और विश्व को भारत ने जिसे दिया है, ये योग हम सब के लिए गर्व का विषय बनना चाहिए। अभी 3 सप्ताह बाकी हैं। आप जरूर प्रयास करें, जरूर जुड़ें और औरों को भी जोड़ें, ये मैं आग्रह करूँगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, खास करके मेरे सेना के जवानों को, जो आज देश की सुरक्षा में जुटे हुए, उनको भी, और जो आज सेना से निवृत्त होकर के अपना जीवन यापन कर रहे, देश के लिए त्याग तपस्या करने वाले जवानों को। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं कर रहा हूँ। मेरे भीतर का इंसान दिल की सच्चाई से, मन की गहराई से मेरे देश के सैनिकों से आज बात करना चाहता है। 1 रैंक 1 पेंशन, क्या ये सच्चाई नहीं है कि 40 साल से ये सवाल उलझा हुआ है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इसके पूर्व की सभी सरकारों ने इसकी बातें की, किया कुछ नहीं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं, और सरकार बनने के बाद भिन्न-भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है, और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्वस्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है। पल पल की खबरें मीडिया में देना जरूरी नहीं होता है, इसकी कोई रनिंग कमेंट्री नहीं होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यही सरकार, मैं फिर से भी कहता हूँ, यही सरकार आपका 1 रैंक 1 पेंशन का मसला सॉल्यूशन लाके रहेगी। और जिस विचारधारा में से पल करके हम आए हैं, जिन आदर्शों लेकर के हम आगे बढ़े हैं, उसमें आपके जीवन का महत्व बहुत है। मेरे लिए आपके जीवन के साथ जुड़ना, आपकी चिंता करना, ये सिर्फ न ही कोई सरकारी कार्यक्रम है, न ही कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, मेरी राष्ट्रभक्ति का ही वो एक प्रकटीकरण है। मैं फिर एक बार मेरे देश के सभी सेना के जवानों को आग्रह करूंगा कि राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग 40 साल तक आपके साथ खेल खेलते रहे हैं, मुझे वो मार्ग मंजूर नहीं है। और न ही मैं ऐसी कोई कदम उठाना चाहता हूँ जो समस्याओं को जटिल बना दे। आप मुझ पे भरोसा रखिए। बाकी जिनको बातें उछालनी होगी, विवाद करने होंगे,
अपनी राजनीति करनी होगी, उनको मुबारक। मुझे देश के लिए जीने मरने वालों के लिए जो कर सकता हूँ करना, यही मेरे इरादे हैं। और मुझे विश्वास है कि मेरे मन की बात, जिसमें सिवाय सच्चाई कुछ नहीं है, वो आपके दिलों तक पहुँचेगी। 40 साल तक आपने धैर्य रखा है। मुझे कुछ समय दीजिए, काम करने का अवसर दीजिए और हम मिल बैठ करके समस्याओं का समाधान करेंगे। ये मैं फिर से एक बार देशवासियों को विश्वास देता हूँ। छुट्टियों के दिनों में सब लोग कहीं न कहीं तो गए होंगे, भारत के अलग-अलग कोने में गए होंगे। हो सकता है कुछ लोग अब जाने का कार्यक्रम बनाते होंगे। स्वाभाविक है, सीइंग इज़ बिलीविंग। जब हम भ्रमण करते हैं, कभी रिश्तेदारों के घर जाते हैं, कहीं पर्यटन के स्थान पर पहुँचते हैं, दुनिया को समझना, देखने का अलग अवसर मिलता है। जिसने अपने गाँव का तालाब देखा है और पहली बार जब वो समंदर देखता है तो पता नहीं वो मन के भाव कैसे होते हैं। वो वर्णन ही नहीं कर सकता है कि अपने गाँव वापस जाके बता ही नहीं सकता है कि समंदर कितना बड़ा होता है। देखने से एक अलग अनुभूति होती है। आपने छुट्टियों के दिनों में अपने यार दोस्तों के साथ, परिवार के साथ कहीं न कहीं ज़रूर गए होंगे या जाने वाले होंगे। मुझे मालूम नहीं आप जब भ्रमण करने जाते हैं तब डायरी लिखने की आदत है कि नहीं है। लिखनी चाहिए, अनुभवों को लिखना चाहिए। नए-नए लोगों से मिलते हैं तो उनकी बातें सुन कर के लिखना चाहिए। जो चीज़ें देखी हैं, उसका वर्णन लिखना चाहिए। एक प्रकार से अंदर अपने भीतर उसको समाविष्ट कर लेना चाहिए। ऐसे ही सरसरी नज़र से देख करके आगे चल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये भ्रमण अपने आप में एक शिक्षा है। हर किसी को हिमालय में जाने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन जिन लोगों ने हिमालय का भ्रमण किया और किताबें लिखी हैं, उनको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि क्या आनंददायक यात्राओं का वर्णन उन्होंने किया है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप लेखक बने, लेकिन भ्रमण के खातिर भ्रमण ऐसा न होते हुए हम उसमें से कुछ सीखने का प्रयास करें, देश को समझने का प्रयास करें, देश को जानने का प्रयास करें, उसकी विविधताओं को समझें, वहाँ के खान-पान को, पहनाव, बोलचाल, रीति-रिवाज, उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं, उनकी कठिनाइयाँ। इतना बड़ा विशाल देश है, पूरे देश को जानना समझना एक जन्म कम पड़ जाता है। आपने ज़रूर कहीं न कहीं गए होंगे, लेकिन एक मेरी इच्छा है, इस बार आप यात्रा में गए होंगे या जाने वाले होंगे, क्या आप अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं क्या? सचमुच में मुझे आनंद आएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इनक्रेडिबल इंडिया हैशटैग इसके साथ मुझे अपनी फ़ोटो, अपने अनुभव ज़रूर भेजिए और उसमें से कुछ चीज़ें मुझे जो पसंद आएगी, वो मैं आगे औरों के साथ शेयर करूँगा। देखें तो सही, आपके अनुभवों को मैं भी अनुभव करूँ। आपने जो देखा है, उसको मैं दूर बैठ कर के देखूँ। जिस प्रकार से आप समुद्र तट पर जाकर के अकेले टहल सकते हैं, मैं तो नहीं कर पाता हूँ अभी। लेकिन मैं चाहूँगा आपके अनुभव जानना और आपके उत्तम अनुभवों को मैं सबके साथ शेयर करूँगा। अच्छा लगा आज, फिर एक बार वो गर्मी की बात याद करा देता हूँ। मैं यही चाहूँगा कि आप अपने आप को सँभालिए, बीमार मत होना। गर्मी से अपने आप को बचाने के रास्ते होते हैं, लेकिन उन पशु-पक्षियों का भी ख़्याल करना, यही मन की बात आज बहुत हो गई। ऐसे ही मन में जो विचार आते गए, मैं बोलता गया। अगली बार फिर मिलूँगा, फिर बातें करूँगा। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।